अप्रगामी तरंग का दूसरा पार्ट का अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं बच्चों। और इन अप्रगामी तरंग में जैसे पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने बच्चों स्वर के बारे में पढ़े थे। स्वर के बारे में पढ़ने के बाद नोट्स फंडामेंटल टोन पढ़े थे। उसके बाद मूल स्वरक के बारे में, ओवर टोन के बारे में पढ़े थे, अधिस्वरक, सन्नादी के बारे में पढ़े थे, हार्मोनिक्स। इतना सारे चीजों का अध्ययन हो चुका है। क्या होता है स्वर, ये आप लोगों को एक मिनट में मैं बता दे रहा हूं। यदि किसी वाद्य यंत्र से समान आवृत्तियों की ध्वनियां उत्पन्न होती है बच्चों, तो इसको हम स्वर कहते हैं। जैसे मान लो कि कई गो वाद्य यंत्र का मतलब बजने वाला यंत्र, यदि कई गो बजने वाले यंत्र है और सबसे ध्वनियां समान आ रही हैं, ये सब स्वर कहलाएंगे। मान लो बच्चों आपके पास 5 को ध्वनि बजने वाली है और पांचों से 110 हर्ट्ज, 110 हर्ट्ज और 110 हर्ट्ज की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। कहते हैं कि सभी वाद्य यंत्रों से समान आवृत्ति की ध्वनियां प्राप्त हुई। इसका मतलब ये सभी क्या है, स्वर में है, यानी सभी स्वर कहलाएंगे। यही बताए थे कि यदि किसी वाद्य यंत्र से विभिन्न आवृत्तियों की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, तो जो उसमें सबसे कम होता है वो फंडामेंटल टोन बन जाता है, उसको मूल स्वरक कहते हैं। जैसे मान लो कि बच्चों कोई वाद्य यंत्र है, किसी से 110 हर्ट्ज, किसी से 220 हर्ट्ज, किसी से मान लो कि 50 हर्ट्ज की ध्वनि उत्पन्न होती है, किसी से मान लो 140 हर्ट्ज की ध्वनि भी उत्पन्न होती है। बताओ इसमें कौन सा फंडामेंटल टोन है, तो 50 हर्ट्ज फंडामेंटल टोन है। यदि किसी वाद्य यंत्र से विभिन्न आवृत्तियों की ध्वनियां उत्पन्न होगी, तो जो सबसे कम होगा उसको मूल स्वरक कहेंगे। ओवरटोन क्या है, तो मूल स्वरक को छोड़कर सभी को ओवरटोन बोलते हैं। 50 हर्ट्ज को हटा दो, जो शेष बच गया बच्चों, ये सभी ओवरटोन में आएंगे। 110, 220, 140 ओवरटोन कराएंगे। सन्नादी क्या है, तो यदि किसी वाद्य यंत्र से भिन्न आवृत्तियों की ध्वनियां उत्पन्न होती है बच्चों, लेकिन मूल स्वरक अधिस्वरक को पूर्ण रूप से कटा दे, पूर्ण रूप से गुणा उसमें हो जाए। जैसे मान लो बच्चों की 4 गो वाद्य यंत्र हैं और 4 वाद्य यंत्रों से ये विभिन्न आवृत्तियों की ध्वनियां उत्पन्न हुई है। सबसे कम क्या है, 110 हर्ट्ज, 110 हर्ट्ज मूल स्वरक है, ये सब अधिस्वरक है। और ये मूल स्वरक सबको कटा भी देंगे, ये 2 बार में, ये 3 बार में, ये 4 बार में, ये सन्नादी कहलाएंगे। अब इसका नाम मूल स्वरक ने अगर अधिस्वरक को पूर्ण रूप से डिवाइड कर दिया, तो ये अब केवल फंडामेंटल टोन ही नहीं कहलाएगा, फंडामेंटल टोन होने के साथ साथ हार्मोनिक भी बन जाएगा। इसका नाम होगा मूल स्वरक प्रथम सन्नादी, प्रथम अस्वरक द्वितीय सन्नादी, द्वितीय अस्वरक तृतीय सन्नादी, तृतीय अधिस्वरक चतुर्थ सन्नादी। ये मूल स्वरक तो कहलाएगा, लेकिन मूल स्वरक के बाद प्रथम सन्नादी भी बन गए। अभी बता रहे थे कि मूल स्वरक को छोड़ करके ओवरटोन कहलाते हैं, लेकिन ओवरटोन ही नहीं, ओवरटोन के साथ साथ ये सन्नादी भी हो गया। प्रथम अस्वरक द्वितीय सन्नादी, द्वितीय अस्वरक तृतीय सन्नादी, तृतीय अस्वरक चतुर्थ सन्नादी। इस तरह से ये उन दिनों हम लोगों ने नोट्स के बारे में, फंडामेंटल टोन के बारे में, ओवरटोन के बारे में और हार्मोनिक्स के बारे में पढ़ लिए थे। अब जब हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों अप्रगामी तरंग के बारे में, जैसे इस बार नेवी का जो फेमस क्वेश्चन था, नेवी का फेमस क्वेश्चन, ये सब लोग जानते हैं, जो लोग पेपर नेवी का इस बार दिए हैं, ये इस बार नेवी का सबसे फेमस क्वेश्चन जो था, ये नोड और एंटी नोड से था। सब लोग जानते हैं इसको। आप लोग इत्मीनान से इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये सब आप लोग जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इस बार नेवी का प्रश्न बच्चों था ये, प्रत्येक शिफ्ट में लगभग एक प्रश्न नोट से या एंटी नोट से पूछा गया था। एयरफोर्स के पेपर में जब आप लोग गए थे तो कार्नो इंजन से प्रश्न जरूर था इस बार। तो इस बार का सबसे फेमस जो क्वेश्चन था बच्चों, सबसे फेमस क्वेश्चन नेवी का यही था, नोड और एंटी नोड था। अप्रगामी तरंग में सबसे फेमस जो क्वेश्चन था, फेमस क्वेश्चन था नेवी, जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नोड और एंटी नोड के बारे में। इसके पहले जो कार्नो इंजन वाला चैप्टर था बच्चों, कार्नो इंजन वो एयरफोर्स के लिए, यानी उसमें से रोज रोज कार्नो इंजन की दक्षता बताओ, कार्नो इंजन का सूत्र बताओ, न्यूमेरिकल उस पर आया हुआ था। वो एयरफोर्स का फेमस क्वेश्चन था, नोड एंटी नोड, ये नेवी का फेमस क्वेश्चन है। चलो बात करते हैं निष्पंद के बारे में बच्चों, नोड के बारे में। क्या होता है नोड? नोड के बारे में कहा जाता है कि किसी अप्रगामी तरंग में, किसी अप्रगामी तरंग माध्यम के जिन बिंदुओं पर, किसी अप्रगामी तरंग माध्यम के जिन बिंदुओं पर परिणामी विस्थापन का मान शून्य हो जाता है, नोड कहलाता है। परिणामी विस्थापन का मान शून्य हो जाता है तो नोड कहलाता है। प्रस्पंद क्या होता है, एंटी नोड क्या होता है।
निश्चित और निश्चित मान करके चलिए, नेवी में प्रश्न तो जरूर आने ही आ रहे होते हैं। परिणामी विस्थापन शून्य हुआ तो नोड बन गया, और परिणामी विस्थापन अधिकतम हुआ तो एंटी नोड बन गया। सीधी बात है, एक शब्द में याद करो, परिणामी विस्थापन शून्य हुआ तो नोड बन गया, परिणामी विस्थापन अधिकतम हुआ तो एंटी नोड बन गया। अप्रगामी तरंग माध्यम के जिन बिंदुओं पर परिणामी विस्थापन का मान शून्य हुआ, नोड बन गया। अप्रगामी तरंग माध्यम के जिन बिंदुओं पर परिणामी विस्थापन अधिकतम हुआ, एंटी नोड बन गया। अब बात आती है अप्रगामी तरंग किस रूप में चलता है। अप्रगामी तरंग श्रृंग और गर्त के रूप में चलता है। बार बार प्रश्न इस पर आया है, दो नोडों के बीच की दूरी बताओ, दो एंटी नोडों के बीच की दूरी बताओ। आज इसे ग्राफ बनाकर के समझते हैं इसको। जैसे मान लो बच्चों की यही एक एक्स अक्ष के परितर यानी एक्स अक्ष पर हम लोग चाहते हैं कि कोई अप्रगामी तरंग गति करे। मान लो बच्चों की ये एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष के अंतिश अप्रगामी तरंगों का कंपन हो रहा है, गति हो रहा है। मान लो यहां से अप्रगामी तरंगे चलना शुरू करती है। कैसे चलेंगे? श्रृंग और गर्त के रूप में। चलो देखते हैं। मान लो कि अगर कोई अप्रगामी तरंग है, यहां पर अगर है बच्चों, यहां पर अगर रहा होगा तो ये श्रृंग और गर्त बनाते हुए इस तरह से अप्रगामी तरंग चलना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, मान लो यहां पर पहुंच करके फिर इस तरह से ये श्रृंग और गर्त बनाते हुए अपने पहले वाले स्थान पर ये वापस किया। कहां नोड बनाया, कहां एंटी नोड बनाया, ये आपकी जानकारी होनी चाहिए। ये अप्रगामी अगर तरंग है बच्चों, कैसे गई है, पहले एक बार तीर के निशान के अनुसार हम समझ लेते हैं। ऐसे गई है, ठीक है, इस तरह से ये तरंगे आप लोग देख रहे हैं बच्चों, ये गई कैसे आई है, तो ये आने वाली दिशा, यहां से फिर लौट करके अपने प्रारंभिक वाले बिंदु पर वापस आ गई। इस तरह से गई और फिर उसी तरह से श्रृंग और गर्त के रूप में चल करके बच्चों ये वापस आ गई। अभी क्या बता रहे थे कि अप्रगामी तरंग माध्यम के जिन बिंदुओं पर परिणामी विस्थापन शून्य हो जाते हैं। देखो यहां पर तो कुछ नहीं है, यहां पर अगर देखें तो यहां से चलना शुरू हुआ, अंत में जो रिजल्ट निकला है कि पूरा चल करके यहां पर आ भी गया है, मतलब परिणामी विस्थापन शून्य हुआ तो नोड बन गया। चलते चलते यहां पर कुछ अधिक, यहां पर अधिक एक बिंदु ऐसा यहां पर भी मिला होगा जहां सबसे अधिकतम परिणामी विस्थापन हुआ होगा। परिणामी विस्थापन अगर सबसे यहां पर बच्चों अधिकतम हुआ तो यहां पर एंटी नोड बना, ए के द्वारा डिनोट कर देते हैं, ए के द्वारा यहां पर एंटी नोड बना होगा। फिर अब यहां से देखो, यहां देखेंगे फिर घटते 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 यहां पर आया, नोड बना दिया, परिणामी विस्थापन शून्य हो गया। फिर बढ़ते बढ़ते यहां पर गया, इस तरह से यहां पर एंटी नोड बन गया, फिर यहां पर नोड बना, फिर यहां पर एंटी नोड बना होगा, फिर यहां पर नोड बनाया होगा, फिर यहां पर बीच में एंटी नोड बना होगा, फिर यहां पर नोड बना होगा। यही है इसका ग्राफ, नोड और एंटी नोडों का ग्राफ यही है। याद क्या करना है बच्चों, तो सबसे पहला प्रश्न पूछता है कि बताओ नोड के लिए क्या जरूरी है, परिणामी विस्थापन का 0 हो। अगर किसी बिंदु पर किसी अप्रगामी तरंग में माध्यम के किसी अप्रगामी तरंग माध्यम के जिन बिंदुओं पर परिणामी विस्थापन का मान 0 हो गया, नोड बन गया। और किसी अप्रगामी तरंग माध्यम के जिन बिंदुओं पर परिणामी विस्थापन का मान अधिकतम हो गया, नोड नहीं बना, एंटी नोड बन गया। किसी अप्रगामी तरंग माध्यम के जिन बिंदुओं पर परिणामी विस्थापन 0 हो जा रहा है, नोड बन जा रहा है। जहां पर अधिकतम हो जा रहा है, एंटी नोड बन जा रहा है। पहला प्रश्न यहां से उठता है। दूसरा प्रश्न क्या उठता है, ये तो पहला प्रश्न उठ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा भी गया था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, बताओ दो नोडों के बीच की दूरी क्या हो, दो निस्पंद के बीच की दूरी बताओ, या दो प्रस्पंद के बीच की दूरी बताओ। अगर दो क्रमागत निस्पंद के बीच की दूरी आप ज्ञात करें, यानी नोड के बीच की दूरी को ज्ञात किया जाए बच्चों, दो क्रमागत निस्पंद, ये नोड है, ये नोड है, ठीक है ना, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है। अगर इन दोनों क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी को ज्ञात करते हैं बच्चों, तो ये λ/2 आ जाता है। दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की जो दूरियां होती हैं वो λ/2 आ जाती है। फिर प्रश्न ये भी पूछता है, बताओ दो क्रमागत प्रस्पंद के बीच की दूरी बताओ। तो दो क्रमागत
प्रस्पंद के बीच की दूरी भी λ/2 ही होती है। तीसरा प्रश्न इससे उठता है कि दो क्रमागत प्रस्पंद के बीच की दूरी बताओ। ये प्रस्पंद है तो प्रस्पंदों के बीच की दूरी λ/2 होती है। चौथा एक प्रश्न उठता है कि बताओ एक निस्पंद और एक प्रस्पंद के बीच की दूरी बताओ। एक निस्पंद और एक प्रस्पंद के बीच की दूरी बताओ। समझो, एक निस्पंद और एक प्रस्पंद, एक निस्पंद और एक प्रस्पंद के बीच की दूरी मान लो बच्चों λ/4 रहा होगा। यहां से देखते, अगर एक प्रस्पंद और एक निस्पंद के बीच की दूरी λ/4, फिर एक निस्पंद और एक प्रस्पंद के बीच की दूरी λ/4, दोनों λ/4 को हमने जोड़ दिया, आ गया 2 λ/4 कट करके आ गया λ/2। अरे ये तो तभी संभव है जब नोड और एंटी नोडों के बीचों की दूरी λ/4, मतलब दो क्रमागत नोडों के बीच की दूरी λ/2, दो क्रमागत एंटी नोडों के बीच की दूरी λ/2। तो एक निस्पंद और एक प्रस्पंद के बीच की दूरी क्या है? तो एक निस्पंद और एक प्रस्पंद के बीच की जो दूरियां है बच्चों, ये यहां से यहां तक λ/4 और यहां से λ/4, तो λ/4 जोड़ दिया तो 2 λ/4 जोड़ने के बाद λ/2 आ गया। ये एक एंटी नोड और एक नोड के बीच की दूरी। तो थ्योरी से प्रश्न यही पूछे जा सकते हैं। अगर इस पर थ्योरी आते हैं बच्चों, तो थ्योरी से प्रश्न पहला पूछेगा बताओ परिणामी विस्थापन शून्य होने पर क्या बनेगा? नोड बनेगा। या परिणामी विस्थापन अधिकतम होने पर क्या बनेगा? एंटी नोड बनेगा। दो क्रमागत नोडों के बीच की दूरी बताओ, λ/2 बनेगा। दो क्रमागत प्रस्पंदों के बीच की दूरी बताओ, λ/2 बनेगा। एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की दूरी बताओ, λ/4 बनेगा। ये तो मान लो कि थ्योरी वाले प्रश्न हैं। न्यूमेरिकल कैसे आते हैं? न्यूमेरिकल भी आते हैं इस तरह। न्यूमेरिकल कैसे आते हैं? प्रश्न पूछेगा कि बताओ उस अप्रगामी तरंग का, क्वेश्चन नंबर 5 मान लेते हैं, पूछेगा उस अप्रगामी तरंग का तरंग दैर्ध्य बताओ। उस अप्रगामी तरंग का तरंग दैर्ध्य बताओ जिसमें एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर। कहा है कि एक अप्रगामी तरंग का तरंग दैर्ध्य बताना है, लैम्डा का मान ज्ञात करना है, जिसमें एक नोड और एक एंटी नोडों के बीच की दूरी हम जानना चाहते हैं। अभी बता रहे थे दो नोडों के बीच की दूरी λ/2, दो एंटी नोडों के बीच की दूरी λ/2, एक एंटी नोड एक नोड के बीच की दूरी λ/4। एक नोड और एक एंटी नोड है, एक नोड और एक एंटी नोडों के बीचों की दूरी λ/4 होती है, जो दिया गया है 80 सेंटीमीटर। तो λ बराबर 80 चौका 320 सेंटीमीटर। सीधी बात। केवल और केवल इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि दो नोडों के बीच की दूरियां क्या है, दो एंटी नोडों के बीच की दूरियां क्या है, ये सब इसके बारे में जानकारियां होनी चाहिए। और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कई तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये थ्योरी में अगर आएगा तो परिणामी विस्थापन पर, परिणामी विस्थापन अधिकतम होने पर, परिणामी विस्थापन शून्य हुआ तो क्या हुआ, परिणामी विस्थापन अधिकतम हुआ तो क्या हुआ, एक नोड एक एंटी नोडों के बीच की दूरी बताओ, दो नोडों के बीच की दूरी बताओ, दो एंटी नोडों के बीच की दूरी बताओ। या न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ये तो एक छोटा न्यूमेरिकल था, कैसे भी दिए जा सकते हैं। पूछेगा उस अप्रगामी तरंग का आवृत्ति बताओ। पूछा उस अप्रगामी तरंग का आवृत्ति बताओ जो किसी माध्यम में 20 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चलती है, जो किसी माध्यम में 20 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रही है बच्चों, और दो क्रमागत नोड लिख लेते हैं। नोड के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। 100 में से 100% बोल दे। फेमस क्वेश्चन फॉर नेवी, 100 में से 100% ये नेवी के पेपर में आने ही आने। थ्योरी पूछ दे या न्यूमेरिकल पूछ दे, एक अंक आना ही आना है, प्रत्येक शिफ्ट में आना है, रोज रोज आना है, प्रत्येक शिफ्ट में आना है। सुबह आएगा, दोपहर को आएगा, शाम को भी आएगा, कल भी आएगा, परसों भी आएगा, प्रत्येक दिन आएगा। न्यूमेरिकल आएगा कि थ्योरी आएगा इसकी गारंटी नहीं, लेकिन आएगा एक नंबर।
आइए देखते हैं, प्रश्न पूछा है उस अप्रगामी तरंग का आवृत्ति n ज्ञात करना है जो किसी माध्यम में 20 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चलती है। दो क्रमागत नोडों के बीच की दूरी मालूम है। अब एक नोड और एक एंटी नोड नहीं, दो क्रमागत नोड के बीच की दूरी क्या होती है बच्चों? λ/2। दो क्रमागत नोड के बीच की दूरी λ/2, यहीं पर देख सकते हैं λ/2। एंटी नोड के बीच की दूरी λ/2 और λ/2। एक एंटी नोड एक नोड के बीच की दूरी λ/4। तो λ/2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, लैम्डा बराबर 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। लैम्डा का मान 20 सेंटीमीटर आया। एक आप लोग सूत्र पढ़े होंगे, v बराबर होता है बच्चों n लैम्डा। ये चार आपको दे रखा है, चार पहले से दे रखा है। चार कितना दिया? 20 मीटर प्रति सेकंड। n मालूम है, नहीं है निकालना है। लैम्डा का मान 20 है, 20 से 20 कट गया, n बराबर 100। आंसर आपका कंप्लीट। देखा आप लोगों ने, उस अप्रगामी तरंग का आवृत्ति ज्ञात करना था, n का मान बताना था। 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा था। दो क्रमागत नोडों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर था। λ/2 10 सेंटीमीटर था, तो लैम्डा बराबर 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। v बराबर n लैम्डा, v का मान 20 था, n का मान v आपको निकालना था। लैम्डा का मान 20 था, कट गया, एक हट आ गया। बहुत बढ़िया से इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यह निश्चित और निश्चित एक नंबर इसमें से आना ही आना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नेवी की परीक्षाओं में एक नंबर ना। एयरफोर्स में भी आता है, लेकिन नेवी में गारंटी है एक नंबर आना ही आना है।